नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। आज भारत के इतिहास में एक दर्दनाक दिन है, एक दुखद दिन है। हमने देश के सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत को खो दिया है और ऐसे में जब आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, जब उनको मुखाग्नि दी जा रही है, तो हमारे साथ व्यक्ति विशेष के इस मौके पर मौजूद हैं सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, जिन्होंने रक्षा के मसले में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उन किताबों को भारत के विश्वविद्यालयों में एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। जो शोध करते हैं लोग, यानी कि जो पीएचडी की उपाधि पाने वाले जो लड़के होते हैं, वो इसे एक शोध ग्रंथ के रूप में देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर ए.के. सिंह साहब को रक्षा के मसले में बहुत बड़ी और अंदरूनी जानकारियां हैं और जैसा कि उनकी किताबों से अभी तक साबित होता रहा है, उनकी किताबों में प्रीफेस के तौर पर जनरल वी.के. सिंह जैसे लोगों ने भी उसका प्रीफेस लिखा है। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्ति विशेष। सबसे पहले आज जनरल रावत साहब जो सीडीएस रहे, भारत के पहले सीडीएस थे, तो किस तरह से आप देखते हैं कि अब ये जो दुर्घटना हो गई, तो किस तरह की रिक्तता आई है भारत के रक्षा के क्षेत्र में? दुखद दुर्घटना तो हो चुकी है। वास्तव में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि भारत में तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए सीडीएस की जरूरत है और तमाम कमेटियों ने इसको रिकमेंड किया और उसका नतीजा ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सीडीएस के गठन की घोषणा की और पहले सीडीएस के रूप में विपिन रावत जी को नियुक्त किया। रक्षा क्षेत्र में प्यार से इनको लोग बीरा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही दुखद रहा और तमाम जो योजनाएं थी वो पाइपलाइन में थी। विशेष रूप से जो थिएटर कमांड का जो कंसेप्ट था वो विपिन रावत जी की का ही ब्रेन चाइल्ड है और उन्होंने 17 जो कमांड थी उसको एक यूनिफाइड कमांड में एक छाते के नीचे लाने का जो एक काम किया, जो 30 साल में जो काम अमेरिका नहीं कर सका वो 3 साल में विपिन रावत जी करने के लिए ठान लिए थे और उसमें काफी कुछ काम हो चुका था। लेकिन ये बहुत ही दुखद रहा कि एक ऐसे समय में जब हमारी सारी चीजें बहुत ही परवान चढ़ रही थी, रक्षा के क्षेत्र में हम स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, नई टेक्नोलॉजी को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, उस दौर में इनका चला जाना और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक ऐसा गैप क्रिएट हो गया है कि जिसको कम से कम निकट भविष्य में भर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कोई चीजें शून्य नहीं रहती, कोई ना कोई उसका स्थान ले लेता है, ये प्रकृति का नियम है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के हवाले से कि ये जो अभी आपने नाम लिया कि थिएटर कमांड, जिस पर अमेरिका 30 साल से काम कर रहा था और वो इस स्थिति में ला दिया था जनरल विपिन रावत साहब ने कि प्रधानमंत्री अगले 15 अगस्त को या अगले साल यूं कह सकते हैं कि उसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे। क्या है ये दरअसल थिएटर कमांड, क्या है? एग्जैक्टली आपने बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा। थिएटर कमांड, आप जैसा इसका नाम है थिएटर, आपने देखा होगा तमाम सर्कस होते हैं, ड्रामा होते हैं, तो थिएटर होता है और थिएटर में जो फिल्म दिखाई जाती है, जो ड्रामा दिखाया जाता है, जो सर्कस दिखाया जाता है, उसका एक रिंग मास्टर होता है और उसमें तमाम एक्टर काम करते हैं, एक डायरेक्टर होता है। अब तक क्या कंसेप्ट था कि उसमें 3 एक्टर थे, एक एयरफोर्स का, एक नेवी का और एक लैंड फोर्स का, एयर चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही थी कि जब कभी कोई युद्ध की स्थिति या कोई आपातकालीन स्थिति राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष आए तो ये दिक्कत आती थी कि लीड कौन करेगा। कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि एयर सुपीरियरिटी की जरूरत होती थी, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए लैंड फोर्स की जरूरत होती थी। नेवी को भी जहां जरूरत होती थी वहां भी एयरफोर्स की जरूरत होती थी। तो उसमें कई बार जो सुपरमेसी को लेके भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता था कि कौन आगे आएगा और ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता था कि तीनों में से कि सबसे पहला फैसला कौन करेगा और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए जो कंफ्यूजन था वो ये था कि वन टारगेट, वन गोल, वन डिसीजन एंड इट शुड बी डायरेक्टेड बाय वन पीपल। तो वो जो सीडीएस का कंसेप्ट था सिर्फ इसलिए था कि किसी भी थिएटर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा और वही जो निर्णय लेगा वही फाइनल होगा और उसका जो गोल होगा उस गोल के अनुरूप सभी लोग काम करेंगे। कुल मिलाकर के भारत ने एक ऐसा रत्न खो दिया है जो इसको आगे बढ़ा सकते थे, परवान चढ़ सकता था। और सीडीएस के तौर पर वो पहले हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ थे आर्मी के। ये एक बड़ी भारी दुखद घटना हिंदुस्तान के साथ हो गई है अचानक। अब सवाल इस बात का है कि एक सवाल और चल रहे हैं, वो हवाओं में है, अभी उसके पीछे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हवा में ये बात है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि एमआई हेलीकॉप्टर जो इतना वेल इक्विप्ड और टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है और वीआईपीज को ले आने के लिए काम में भी लिया जाता है। क्या देखते हैं आप, क्योंकि आपका बड़ा अध्ययन है, गहरा अध्ययन है रक्षा के मामलों में। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। तमाम आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर हैं उनका भी ये मतलब मानना है कि इसके पीछे एक साजिश हो सकती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है और जो चीजें विजिबल हैं, जो दिख रही हैं, उसमें दो तीन चीजें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। पहले तो ये था कि ये बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है और कारगिल युद्ध के दौरान भी इसका मतलब इस तरह के हेलीकॉप्टर की जरूरत थी और इसको ध्यान में रखते हुए बड़ा वर्सटाइल है ये और काफी ऊंचाई पर जाके भी ये अपने काम को अंजाम दे सकता है। टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है अतः इसके मामले में कहीं हम ये संदेह नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी की कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है, जैसा कि और देशों में जिक्र किया जाता है। 60 से ज्यादा देशों के पास ये है और ट्विन इंजन है इसमें, 2 इंजन है, 3 फ्यूल टैंक है इसमें, 1100 कुछ किलोमीटर तक ही जा सकता है। जहां तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, एक चीज ये जरूर तमाम लोगों का, तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो इलाका लिट्टे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजीव गांधी जी की भी जो हत्या हुई थी तो वो लिट्टे वालों का हाथ था और जो स्लीपर सेल के रूप में लिट्टे वहां हैं आसपास। लेकिन जहां तक जो फैक्चुअल एविडेंस है या जो सर्कमटेंशियल एविडेंस है वो ये बताते हैं कि विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस बहुत कम थी। इतने कम डिस्टेंस पर हेलीकॉप्टर को बहुत ऊंचाई पर नहीं लेके उड़ाया जा सकता था। और चूंकि अब कई बार आपने ये महसूस किया होगा, जो मेरा अपना परसेप्शन है, कई बार आप देखते होंगे आप सड़क पर हाईवे पर गाड़ी लेके जाते हैं, बड़ा मौसम साफ होता है और अचानक धुंध का एक ऐसा झोंका आता है कि आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसमें आपकी कोई भी कॉम्पिटेंसी काम नहीं कर पाएगी, चाहे कितनी भी एक्सपर्टाइज आपके पायलट में हो या आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो इसी तरह की है कि वो अचानक, अच्छा वेदर के बारे में ये बिल्कुल सही है कि वेदर अच्छा नहीं था। उसमें एक जो लैप्स मेरी अपने समझ से है कि उनको जो है वो रोड रूट को तैयार करना चाहिए था इतनी थोड़ी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और जो मौसम के मामले में उनको थोड़ा सा इसको क्लैरिटी करनी चाहिए थी और उसको कंफर्म करके और परमिशन लेनी चाहिए थी। अब ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सी चीजें फिल्टर होकर आएंगी और इसके मामले में कुछ कहना इस स्टेज पर बहुत जल्दबाजी होगी। देश के लिए एक बड़ा हादसा है, लेकिन ऐसे हादसे पीछे भी होते रहे हैं, जैसे रक्षा से या यूं कह लीजिए एयरफोर्स से जुड़ा हुआ हमारा MiG-21 एक जहाज है जिसका बड़ा नाम होता है कि उसने बहुत ही जगह जगह पर काम किया है। MiG-21 हमेशा गिरता रहता है, हमारे तमाम जांबाज पायलट अफसरों ने उसमें अपनी जान गंवा दी है। तो क्या कभी कभी इसको भी रिव्यू करना चाहिए कि बहुत पुरानी चीजें भी सेना अभी भी इस्तेमाल में लेके आ रही है, और इस पर जैसे कि क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या होना चाहिए? मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ रही है। किसी ने कहा है कि जिंदगी हादसों का हजूम है, जिंदगी है तो हादसे भी होंगे जरूर। देखिए, एयरफोर्स में जो भी फ्लाइंग मशीन है वो जब जमीन से ऊपर उठ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि उसका एक एक सेकंड इतना प्रेसियस होता है कि थोड़ी सी लैप से कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, कोई भी क्रैश हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तमाम लोगों का ये मानना है कि MiG-21, कुछ लोग तो उसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, उड़ता हुआ ताबूत। लेकिन अभी आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, मेमोरी लेन में पीछे जाएं,
तो इस MiG-21 ने ही दुनिया के इतिहास में एक पहला उदाहरण है कि MiG-21 से F-16 को खदेड़ा गया। हाँ, ये तो अभी जल्दी ही वाकया ये हुआ था, खासतौर से तब जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मिग और दुनिया के इतिहास में F-16 को जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था तो ये कहा था उसने कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो तुम्हारा बाल बांका कर सके। और पाकिस्तान जो इस बात को छिपाता रहा कि हमारा F-16 नहीं था, हमारा F-16 नहीं था, उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि वो ये नहीं चाहता था कि तुम्हारे F-16 के सहारे पूरी दुनिया में अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसकी शीशाने करो। तो ऐसा नहीं है। और रही बात है कि जब इसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, नेचुरल सी बात है कि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी उसी में आएगी, हादसे भी उसी के साथ जुड़े होंगे। लेकिन अब हमारे पास इसमें राफेल भी है, तो अब ऐसा नहीं, इस जो मॉडर्नाइजेशन का दौर चल रहा है आधुनिकीकरण का, क्योंकि जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का है। और आप ये मान के चलिए कि जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी, और वही देश विजेता बनेगा जिसकी टेक्नोलॉजी को सुपीरियरिटी होगी। उदाहरण के तौर पर अब वो दौर खत्म हो गया जब लोग ये कहते थे कि युद्ध तब माना जाएगा जब बहुत खून खराबा हो, तोपे चले, टैंक चले। आज स्थिति ये है कि ब्लडी वार का दौर ही खत्म हो गया है। अब तो साइबर वार का दौर है, स्पेस वार का दौर है, बायोलॉजिकल वार का दौर है, जिसमें कहीं खून बहाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक सिंपली बटन पुश करके पूरे दुनिया की या जिस देश को भी आप चाहें उसकी इकोनॉमी को पैरालाइज कर देंगे। क्योंकि आज जो स्थिति हुई है कि पावर फ्लोज नॉट फ्रॉम बैरल ऑफ ए गन, पावर फ्लोज फ्रॉम ए बैरल ऑफ इकोनॉमी। आज जो ताकत है वो बंदूक की नली से नहीं निकल रही है, आज ताकत जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की नली से निकल रही है। तो सारे देश दुनिया के जो है इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको कितना स्ट्रेंथन कर पाए। आपने अभी एक वर्ड का इस्तेमाल किया, बायोलॉजिकल वार। बायोलॉजिकल वार अभी चीन में कोविड, वुहान, ये सब चीजें सामने आई, क्या ये भी कुछ एंगल हो सकता है वार जैसा कुछ चाइना का? नहीं, अगर ये जो बायोलॉजिकल, एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा इस सदी का दुर्भाग्य है ये कि हम एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, या एक ऐसी तैयारी हम युद्ध की कर रहे हैं जिसको हम खुद लड़ना नहीं चाहते। सारी दुनिया, चाहे वो केमिकल वार की बात कर रही हो, चाहे बायोलॉजिकल वार की बात कर रही हो, न्यूक्लियर वार की बात कर रही हो, लेकिन आपने ये देखा होगा इस कोविड के काल में ये बात तो सबको पता लगी कि आप चाहे कितने भी ताकतवर हैं, अगर आपने नॉन ट्रेडिशनल जो अपने सोर्सेज हैं, नॉन ट्रेडिशनल जो तरीके हैं, या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, उन पर अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपका सर्वाइवल आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। अब चूंकि आप किताबों से जुड़े हैं, खास तौर से डिफेंस एनालिटिक्स जो है वो किताबें बच्चे पढ़ते हैं आपके, खासतौर से पीएचडी जैसे ऊंचे दर्जे, आला दर्जे के जो शोधार्थी। अब कौन सी किताब ऐसी आ रही है जो जिससे कि कुछ? मेरी बिल्कुल लेटेस्ट जो बुक प्रेस में है और मैं समझता हूँ बाय एंड ऑफ दिस मंथ और बाय बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर, वो है एशिया में सामरिक घात और प्रतिघात, जिसमें हमने ये सारा फोकस किया है कि एशिया का जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है वो किस तरफ जा रहा है, और 21st सेंचुरी में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्रोचेस को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी है और कौन कौन से बेंचमार्क को सेट करना है। और मेरी कोशिश ये रही है उसमें कि जो इंडिया का जो रोड मैप है सिक्योरिटी का, उस पर हमने विशेष रूप से फोकस किया है कि इंडिया को कौन कौन सी जो रास्ते हैं वो तैयार करने चाहिए जिससे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के गोल्स को हम अचीव कर सकें। ये आने वाली किताब का एक मजमून आपने छोटे में बताया। जी। तो कुल मिलाकर के भारत को, ये मेरा आखिरी सवाल है कि भारत को आज की दुनिया में जितने भी तरह की लड़ाइयां होने की मतलब जो स्रोत या सोर्स हो सकते हैं, उनमें भारत को आप कहां देखते हैं, किस पायदान पर आते हैं? एक्चुअली जब आप किसी लड़ाई की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले 62 से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि 62 को ही हमने बेस मान के और सेना के आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान दिया, स्वदेशीकरण की तरफ ध्यान दिया। और अब आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के तमाम हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं
इसमें हमने जो एफडीआई है उनको इनवाइट किया है और तमाम देश जो है भारत में रुचि ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक युद्ध की बात है, ये ठीक है कि सभी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए, सर्वाइवल के लिए फौज रखना जरूरी है। लेकिन दुनिया में ये कंसेप्ट भी डेवलप हो रहा है कि फौज में जो बड़े देश हैं कटौती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी हमारी इस दौर में पहुंच गई है, आपने देखा होगा कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें रोबोट्स हैं। अब सैनिकों की जरूरत नहीं, रोबोट्स जाएंगे और वो फायर करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे और वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज, एक छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में भी आया है। पीछे एक युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान का। आर्मेनिया के पास जो है, आप ये देखिए कि बहुत बड़े बड़े टैंक थे, तोपें थी, और अजरबैजान ने टर्की से और इजराइल से छोटे छोटे ड्रोन खरीदे थे, छोटे छोटे ड्रोन। और आप ये देखिए कि हाथी जैसे विशाल जो टैंकों तोपों को उन्होंने ऐसे मार के गिरा दिया जिसके बारे में जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट दुनिया के थे उन्होंने कल्पना ही नहीं किया था। तो अब वो दौर भी खत्म हो रहा है कि बड़े बड़े जो हथियार हैं आपके, टैंक तोपें, इनका दौर बिल्कुल अब खत्म होने जा रहा है। हाँ, ये ठीक है कि इसको थोड़ा सा एक फेज आउट करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन भारत की जहां तक बात है, भारत ने मॉडर्नाइजेशन में एक ऐसे दौर में अपने को पहुंचा लिया है कि कोई देश एशिया महाद्वीप में कम से कम ऐसा नहीं है जो भारत को खुलेआम चुनौती दे सके। अगर ऐसी चुनौती देने की स्थिति होती तो डोकलाम में आपने देखा होगा, बहुत कोशिश करने के बाद भी, और गलवान में भी, मतलब भारत खड़ा रहा और पीछे नहीं हटा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह, जिन्होंने डिफेंस पर काम करते हुए ढेर सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं, साथ ही साथ एक दिशा देने वाली हैं जो आगे समय के साथ साथ डिफेंस को, या डिफेंस में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, वो समाज के बीच और शोधार्थियों के बीच निश्चित रूप से हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। आगे और किसी अंक में फिर हम दोबारा बात करेंगे किसी व्यक्ति विशेष से।